टोक्यो ओलंपिक की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो ओलंपिक जाने वाले दल के साथ कुछ सदस्यों के साथ अब से कुछ ही देर में संवाद शुरू करने वाले हैं। जिन खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री बात करने जा रहे हैं उनके नाम तीरंदाज दीपिका कुमारी, तीरंदाज प्रवीण जाधव, एथलीट नीरज चोपड़ा, एथलीट दुती चंद, कुश्ती खिलाड़ी आशीष कुमार, बॉक्सर मैरी कॉम, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, शूटर एलोवेनिल और शूटर सौरभ चौधरी, टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा, ये तमाम खिलाड़ी जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही पलों में बात करते हुए आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। यकीनन ये खास मौका और दस्तूर भी है पुराने तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए नए रिकॉर्ड्स बनाने का, और इसी वजह से प्रधानमंत्री अपने इन खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए दिखाई देंगे। कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट, तैराक साजन प्रकाश, हॉकी खिलाड़ी मनप्रीत सिंह और टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा। ये ओलंपिक में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है और ज्यादा से ज्यादा पदक जीतने के लिए चीयर फॉर इंडिया अभियान भी लॉन्च हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान के लिए गर्व का मौका दिलाने वाले ये चेहरे, अब इनके ऊपर उम्मीद इस बात की कि जब ये टोक्यो ओलंपिक में 11,090 एथलीटों के बीच होंगे, 206 देशों के बीच आपसे मुकाबला करेंगे, उस समय हिंदुस्तान अपने तमाम पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए नया रिकॉर्ड बनाए। आपको ये भी बताते चले कि अब तक के ओलंपिक के इतिहास में हिंदुस्तान के खाते में यानी कि भारत ने कुल 28 मेडल ही जीते हैं, लेकिन इस बार इन तमाम चेहरों से उम्मीदें कहीं ज्यादा है। 126 खिलाड़ियों का भारतीय दल ओलंपिक में हिस्सा लेगा। 18 खेलों की 85 स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ी शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। पहली बार भारत का इतना बड़ा दल हिस्सा लेने के लिए जा रहा है और इसी बार इस दल से उम्मीदें भी कहीं ज्यादा बढ़ जाती हैं। आपको यह भी बताते चलें कि भारत सरकार की ओर से 2016 से 18 राष्ट्रीय खेल फेडरेशन और ओलंपिक में पदकों की उम्मीद कर रहे 128 खिलाड़ियों को 1,169 करोड़ 65 लाख की मदद की है और इसी वजह से उम्मीद यही कि वो तमाम सुविधाएं दी गई हैं। इस वजह से इस बार तो सोने चांदी की चमक हिंदुस्तान बिखेरेगा टोक्यो में। विक्रांत गुप्ता मेरे सहयोगी इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। और विक्रांत, आपने तो न जाने कितने ओलंपिक इस तरह से देखे, हिंदुस्तान की उम्मीदों को भी देखा, लेकिन इस बार बहुत बड़ी, क्योंकि 126 खिलाड़ियों का ये बड़ा दल हिस्सा लेने के लिए जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरेक्शन कैसे देख रहे हैं? रियलिस्टिकली देखा जाए तो उम्मीद भी बहुत है, क्योंकि आपने कहा कि बहुत सारे ओलंपिक्स देखे, मतलब टेलीविजन पर देखे, वहां जाकर तो नहीं देखे, लेकिन 1980 मॉस्को ओलंपिक्स पहला एक बच्चे के तौर पर जिसमें भारत को हॉकी में गोल्ड मिला, और वो ओलंपिक्स ऐसा था जो यूएस ब्लॉक ने बॉयकॉट किया था। 84 लॉस एंजलिस, 88 सियोल और 92 बार्सिलोना, 3 ऐसे ओलंपिक खेल आए थे चित्रा जिसमें भारत को एक भी मेडल नहीं मिला, एक भी मेडल। मेरी जनरेशन ने 1980 के बाद पहला मेडल जो ओलंपिक्स में सुना वो था 1996, जब अटलांटा में लिएंडर पेस को एक मेडल मिला, फिर सिडनी में एक मेडल मिला, फिर आपको 2004 में एक मेडल मिला। जब 3 मेडल मिले आपको बीजिंग में, विजेंदर, सुशील और अभिनव, वहां से लगा यार इंडिया अब ओलंपिक खेलों में मेडल ला सकता है। फिर लंदन में उसका डबल हो गया, 6 मेडल हो गए, मतलब 2012 बेस्ट एवर। हाँ। लेकिन रियो में उस समय में वही थी। अरे वाह, तो फिर तो मैं आपसे पूछता हूं कि तब ऐसा क्या था कि लंदन में भारत को 6 मेडल मिले। पर 2016 वाला जो ओलंपिक गेम्स थी वो भारत निराश ही हुआ होगा, क्योंकि 2 मेडल, एक पीवी सिंधु लाई, एक आपको मिला रेसलिंग में। इसका मतलब यह हुआ कि आपने उम्मीद से कम प्रदर्शन किया। अच्छा, लोग कहते हैं कि यार देखो लंदन एक ऐसा भी जगह थी जहां पर इंडियंस को एट होम लगता है, क्योंकि आप जो मर्जी कहें, आपको खाना, आपको आबो हवा, आपको लोग वहां से मिलते हैं, और आपने 6 मेडल। टोक्यो में अगर भारत 6 मेडल लेकर आएगा तो मेरा मानना है चित्रा, भारत जस्टिस करेगा, क्योंकि कम से कम आपको 6 मेडल की उम्मीद होनी चाहिए। 120 से ज्यादा खिलाड़ी और आप सिर्फ 6 मेडल की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? पूरे के पूरे खिलाड़ी जिस जोश और जुनून के साथ वहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में तमाम खिलाड़ियों के साथ इंटरेक्शन करने वाले हैं, जिनका हम इंतजार कर रहे हैं। और इस बार उम्मीदें इस वजह से और ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि भारत सरकार की ओर से भी इन खेलों में गंभीरता दिखाते हुए निवेश किया गया है। खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा वो सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, विक्रांत, जिसके जरिए कम से कम एक सही दिशा हम तय कर पाए। क्योंकि दूसरे छोटे देशों के मुकाबले भी अगर हम अपने खिलाड़ियों को देखते हैं तो तमाम वो सहूलियतें, सुविधाएं कहीं ना कहीं पीछे रह जाती थी। लेकिन इस बार, और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में इंटरेक्ट भी करने वाले। जल्दी से देखिए, किरण रिजिजू थे इससे पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर, आपको याद होगा, उन्होंने काफी कुछ किया। ये खेलो इंडिया, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन एक कल्चर बनता है। अनुराग ठाकुर तो अब आए हैं, खैर उससे पहले राज्यवर्धन राठौर थे, आपको याद होगा। और दिलचस्प बात यह है चित्रा कि राठौर खुद
सिल्वर मेडलिस्ट थे। मतलब इंडिया में सिल्वर मेडल लेकर आए थे वो 2004 एथेंस में, और उम्मीद थी कि खेलों के लिए बहुत कुछ करेंगे। फिर आपको याद होगा खेलो इंडिया शुरू हुआ। एक छोटी छोटी चीज होती है जब आप नीचे से पकड़ते हैं ना, कैच दम यंग, जो आप क्रिकेट में करते हैं, जब आप बाकी खेलों में करें। आज हिंदुस्तान में अवेयरनेस है। हॉकी एक ऐसा आपका सुनहरा खेल था, वो पिछड़ गया। हॉकी में आप वो नहीं रहे जो किसी जमाने में होते थे। लोग हॉकी से उम्मीद भी बहुत ज्यादा शायद ना कर रहे हो, लेकिन आपको शूटिंग में, आपको बैडमिंटन में, आपको रेसलिंग में, आपको बॉक्सिंग में, यहां तक कि नीरज चोपड़ा, अब अगर पता नहीं उनका मेडल आ सकता है कि नहीं आ सकता, अब इवन एथलेटिक्स में बिल्कुल किसी ने सोचा नहीं था। ये बड़ी बात आप बोल रहे हैं। बोरिया मजुमदार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी से उनकी एक टिप्पणी ले लेती हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में तमाम खिलाड़ियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंटरेक्शन करते हुए नजर आएंगे। बोरिया, अब चूंकि आपकी भी तैयारी है टोक्यो जाने की, आपसे मेरा सीधा सा सवाल, ऐसा क्या रहा कि बीते 24 ओलंपिक को अगर हम देखें तो हिंदुस्तान के झोली में सिर्फ 28 मेडल ही आ पाए। इस बार चूंकि बहुत बड़ा दल जा रहा है और उससे उम्मीदें भी उतनी ही ज्यादा है, किस तरह से पोटेंशियल, कितनी ताकत हिंदुस्तान के इस वक्त आप देख रहे हैं? हमारे खिलाड़ी कितने तैयार हैं? एकदम तैयार है। मैं आपका और विक्रांत का बातचीत सुन रहा था। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मेरे हिसाब से मेरा ये 5वां ओलंपिक होगा। मैं 5वां ओलंपिक कवर करूंगा, देख भी रहा हूं। हमारे यहाँ पे आपने पूछा क्यों नहीं था मेडल, स्ट्रक्चर नहीं था। स्ट्रक्चर नहीं था, एथलीट खुद अगर कर सकते थे तो उन्होंने किया। अभिनव बिंद्रा फॉर एग्जांपल। अभी स्ट्रक्चर आ चुका है, पैसा आ चुका है। आप 2 बार टॉप स्कीम में कितना पैसा गवर्नमेंट ने खर्चा किया है, आपने 2 बार दर्शकों को कहा है 1000 करोड़ के ऊपर पैसा गवर्नमेंट ने डाला है। मैं आपको कह दूं 10 मेडल, 10, विक्रांत 6 कह रहा था, 10 मेडल इज अ रियलिस्टिक असेसमेंट अकॉर्डिंग टू मी। और अगर 10 मेडल आप जीतते हो, दैट इज अ रेवोल्यूशन। इस बार आपके पास ऐसे एथलीट हैं जो गोल्ड मेडल भी। ओलंपिक संघ के प्रेसिडेंट एवं सेक्रेटरी जनरल, सभी खेल संघों के अध्यक्ष, टोक्यो माननीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, माननीय खेल जी, भारतीय ओलंपिक संघ के प्रेसिडेंट एवं सेक्रेटरी जनरल, सभी खेल संघों के अध्यक्ष, माननीय विधि एवं न्याय मंत्री और पूर्व में खेल मंत्री रहे आदरणीय श्री किरण रिजिजू जी, युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री श्री निशित प्रमाणिक जी, खेल फेडरेशन अधिकारी एवं प्रतिनिधि, खिलाड़ी मित्रों और देश भर से जुड़े हुए खिलाड़ियों के परिजन, भाई और बहनों, मैं यूथ अफेयर्स और खेल मंत्रालय की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सहर्ष स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने हर परिस्थिति में हमेशा देश का मार्गदर्शन किया है और आज भी विशेष रूप से टोक्यो ओलंपिक में जा रहे हमारे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने, उनका मार्गदर्शन करने और आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है। मैं यहां पर उपस्थित सभी ऑफिशियल्स, कोच स्टाफ, स्पोर्ट्स स्टाफ को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे खिलाड़ियों की तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसके बलबूते हमारे यहाँ प्रतिभावान प्लेयर्स टोक्यो ओलंपिक्स में देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। आपके आदेश पर खेल मंत्रालय ने किसी तरह की कोई कमी खिलाड़ियों की सुविधा में नहीं रखी है। टॉप स्कीम से लेकर डीजीसीआई से लेकर खेल मंत्रालय ने हर तरह से प्रयास किया है कि हमारे खिलाड़ियों को सुविधाएं मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी, खेल एक ऐसा क्षेत्र है जो बिना किसी भेदभाव, जाति, धर्म, समुदाय के बंधन के 130 करोड़ भारतीयों को
एकता के सूत्र से जोड़ता है। देश के 22 राज्यों से 18 खेलों के 126 एथलीट्स टोक्यो ओलंपिक्स में 130 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी खेल के प्रति अभिरुचि, खेलों को बढ़ावा देने की आपकी कार्यशैली, आपके द्वारा खिलाड़ियों को दिया गया प्रोत्साहन हमेशा सराहनीय और प्रेरणादायक रहा है। कोरोना महामारी जैसी विषम परिस्थितियों के दौरान भी आपने खिलाड़ियों का मनोबल नहीं गिरने दिया और समय समय पर आपने खिलाड़ियों से वार्तालाप करके उनका मार्गदर्शन भी किया है और उन्हें जोश से सरोबार भी किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हाल ही में आपने समस्त देशवासियों से टोक्यो ओलंपिक्स जाने वाले खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए चीयर फॉर इंडिया का आह्वान भी किया था और मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, देश भर के कोने कोने, लेह लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक लोग सेल्फीज भी खींच रहे हैं, डाल भी रहे हैं, खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ा रहे हैं। और आज जब आप इस कार्यक्रम के माध्यम से शुरुआत करेंगे, कल से पूरे देश के लोग हमारे ओलंपिक खिलाड़ियों को अपना आशीर्वाद, योगदान, सहयोग देने के लिए और चीयर करने के लिए एकजुट हो जाएंगे। आपके ही इस प्रयासों की वजह से समस्त भारत में ओलंपिक्स के प्रति जागरूकता एवं लगाव और बढ़ गया है। मैं मानता हूं कि आपके कुशल नेतृत्व से हमारे खिलाड़ी अपना परचम लहराने और देश को मेडल दिलाने में जरूर कामयाब होंगे और इस ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ी अपना सर्वोच्च प्रदर्शन करेंगे। मैं अंत में इतना ही कहूंगा सभी खिलाड़ी भाई और बहनों को, जब आप जा रहे हैं तो देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी आपसे बात करके आपका मनोबल बढ़ा रहे हैं। एक ही संदेश देना चाहता हूं, साथ तुम्हारे पूरा देश, बस तुम आगे बढ़ते जाना। भारत मां का यही संदेश टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीत कर आना। एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, धन्यवाद और सभी खेल संघों का और सभी खिलाड़ियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। मैं भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष श्री बत्रा जी से संबोधन करने का अनुरोध करता हूं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री अनुराग ठाकुर जी, ऑनरेबल लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू जी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर स्पोर्ट्स श्री निशित परमानिक जी, dear athletes and officials, it is an honor and privilege for every member of Indian contingent कि वह टोक्यो जाने से पहले अपने देश के प्रधानमंत्री जी से शुभकामनाएं और आशीर्वाद लें। I would like to share with the honorable Prime Minister कि हमारा जो डेलीगेशन टोक्यो जा रहा है उसमें 67 मेल एथलीट्स, 52 फीमेल एथलीट्स, 58 टीम ऑफिशियल्स, 43 alternate एथलीट्स एंड अदर ऑफिशियल्स और 8 कंटिंजेंट स्टाफ। टोटल हमारा कंटिंजेंट 228 का है। भारत के एथलीट 85 मेडल पॉसिबिलिटीज पर compete करेंगे टोक्यो ओलंपिक्स में। सर, भारत का पहला कंटिंजेंट 17 जुलाई 2021 को भारत से टोक्यो के लिए जाएगा, जिसमें 90 एथलीट्स और ऑफिशियल्स होंगे। भारत के एथलीट्स और ऑफिशियल्स जो विदेश में ट्रेन कर रहे हैं वह डायरेक्टली वहीं से टोक्यो जाएंगे। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इंडिया एंड मिशन ओलंपिक सेल ने जो पिछले 5 साल में सपोर्ट किया है एथलीट्स का ट्रेनिंग के लिए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इन सब का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती है। I would also like to credit all our athletes who have personified the meaning of true sportsperson spirit as they have faced difficult circumstances with courage, determination and intense focus to achieve their goals. Honorable Prime Minister sir, भारत का पूरा जो टोक्यो जा रहा है is looking up to you, sir, and the example you have set for us to forge ahead on our path to achieving excellence for India. इस विषय में I am confident that your best wishes will go a long way in adding to the motivation of our athletes as they compete to bring glory to our country. I conclude by conveying my sincere thanks to all present here today for showing their support and best wishes to the athletes and officials representing India in the Tokyo Olympics. May our athletes feel the strength and prayers of every Indian citizen cheering from them for their homes. Thank you, Honorable Prime Minister, sir. Thank you, everyone. Jai Hind.
अब मैं टोक्यो जाने वाले एथलीट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद करें। सबसे पहले मैं दीपिका कुमारी जी से अनुरोध करूंगा। दीपिका जी नमस्ते। नमस्ते सर। दीपिका जी, पिछली मन की बात में मैंने आपकी और कई साथियों की चर्चा की थी। अभी पेरिस में गोल्ड जीतकर आपने जो करिश्मा किया, उसके बाद तो पूरे देश में आपकी चर्चा हो रही है। अब आप रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 हो गई हैं। मुझे पता चला है कि आप बचपन में आम तोड़ने के लिए निशाना लगाती थी। आम से शुरू हुई आपकी यात्रा बहुत खास है। अपनी इस यात्रा के बारे में देश बहुत कुछ जानना चाहता है। अगर आप कुछ बताएं तो अच्छा होगा। सर, मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही सर, स्टार्टिंग से ही। आम मुझे बहुत पसंद था, इसलिए स्टोरी पर ही। बट मैंने बैम्बू ब्रो से स्टार्ट किया था और फिर धीरे धीरे मैं मॉडर्न बो पे आई थी सर। बहुत अच्छी रही। स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ था बिकॉज फैसिलिटीज वहाँ अच्छी नहीं थी। उसके बाद एक साथ आर्चरी करने के बाद काफी अच्छी फैसिलिटीज मिली सर और काफी अच्छे कोच भी मिले मुझे। दीपिका जी, जब आप सफलता के इतने शिखर पर पहुंच जाते हैं तो लोगों की आपसे अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। अब सामने ओलंपिक जैसा सबसे बड़ा इवेंट है, तो अपेक्षाओं और फोकस के बीच आप संतुलन कैसे बना रही हैं? सर, उम्मीदें तो है, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीदें खुद से होती है और हम यहीं पे फोकस कर रहे हैं कि जितना भी ध्यान है अपने प्रैक्टिस पे हो और कैसे मुझे परफॉर्म करना है, इस चीज पे मैं सर ज्यादा फोकस कर रही हूँ। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने विषमताओं में हार नहीं मानी। आपने चुनौतियों को ही ताकत बना लिया है। और मैं देख रहा हूं कि स्क्रीन पर मुझे आपके परिवारजन भी दिखाई दे रहे हैं। मैं उनको भी नमस्कार करता हूं। देश को पूरा भरोसा है कि आप ओलंपिक में भी ऐसे ही देश का गौरव बढ़ाएगी। आपको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आइए हम अब प्रवीण कुमार जाधव जी से बात करते हैं। प्रवीण जी नमस्ते। नमस्ते सर। हाय, कैसे हैं? बड़ा है सर। राइट। प्रवीण जी, मुझे बताया गया कि आपकी ट्रेनिंग पहले एथलीट बनने के लिए हुई थी। हाँ आज सर। आप ओलंपिक में तीरंदाजी के लिए देश को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ये बदलाव कैसे हुआ? सर, पहले मैं एथलेटिक्स करता था, तो मेरा सिलेक्शन गवर्नमेंट के एकेडमी में एथलेटिक्स के लिए हुआ। तो वहाँ के कोच थे, तो मेरा बॉडी थोड़ा कमजोर था उस टाइम, तो वो बोले कि आप दूसरे गेम में अच्छा कर सकते हो। तो उसके बाद मुझे आर्चरी गेम दिया गया। तो उसके बाद मैंने अमरावती में आर्चरी गेम कंटिन्यू किया। अच्छा, और इस बदलाव के बावजूद भी आप अपने खेल में कॉन्फिडेंस और परफेक्शन कैसे लाए? सर, मेरा एक्चुअली घर से इतना मतलब अच्छा नहीं है, मतलब थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। तो मेरे सामने मुझे आपके माताजी पिताजी दिख रहे हैं मुझे। मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ। हाँ, प्रवीण बताइए। मुझे पता था घर जाके मुझे भी मजदूरी करनी पड़ेगी। इससे अच्छा तो यहाँ मेहनत करके आगे कुछ अच्छा करना है, इसलिए मैंने इसमें कंटिन्यू किया। देखिए, आपके बचपन के कठिन संघर्ष के बारे में काफी जानकारी ली है और आपके माता पिता ने भी, यानी जिस प्रकार से पिताजी दिहाड़ी मजदूरी से लेकर आज देश का प्रतिनिधित्व करने तक की यात्रा बहुत प्रेरणादायी है। और ऐसे कठिन जीवन आपने बिताया है, लेकिन लक्ष्य को कभी अपने आंखों के सामने से हटने नहीं दिया। आपके जीवन के शुरुआती अनुभवों ने चैंपियन बनने में आपकी क्या मदद की? सर, जहाँ मुझे खुद कम मतलब लगता था कि यहाँ थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, वहां मैं यही सोचता था कि
अभी तक जितना भी किया, अगर यहाँ हार मान जाऊंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे अच्छा कि ज्यादा और कोशिश करके इसको सफल करना है। प्रवीण जी, आप तो एक चैंपियन है ही, लेकिन आपके माता पिता भी मेरी दृष्टि से चैंपियन है। तो मेरी इच्छा है कि माता पिता जी से जरा बात करूं मैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपने बिक्री करते हुए अपने बेटे को आगे बढ़ाया और आज आपका बेटा ओलंपिक में देश के लिए खेलने जा रहा है। आपने दिखा दिया कि मेहनत और ईमानदारी की ताकत क्या होती है। अभी आप क्या कहना चाहेंगे? प्रवीणला अजून पुढे जावं, खेळून प्रवीणच्या पाठीमागे 4 मुली आहेत ते सुद्धा त्यांनी जाऊन पुढे प्रवीण सारखं ऑलिम्पिक घेऊन यावं. वाह प्रकृती बरी आहेत ना? हा, बरे बरी है। देखिए, आपने साबित कर दिया है कि अगर कुछ करने की चाह हो तो परेशानियां किसी को रोक नहीं सकती। आपकी सफलता से ये भी स्पष्ट हो गया कि ग्रास रूट स्तर पर अगर सही चयन हो तो हमारे देश की प्रतिभा क्या नहीं कर सकती। प्रवीण, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी, और फिर से एक बार आपके माता पिताजी को भी प्रणाम है। और जापान में जमकर खेलिएगा। अच्छा, अब हम नीरज चोपड़ा जी से बात करेंगे। नमस्ते सर। नीरज जी, आप तो भारतीय सेना में हैं और सेना के ऐसे कोने से अनुभव है, जो अनुभव, वो कौन सी ट्रेनिंग है जिसने आपको खेल में इस मुकाम तक पहुंचने में मदद की? सर देखो, मेरा शुरू से ही एक था कि मुझे भारतीय सेना बहुत पसंद थी और मैं 5-6 साल खेला। उसके बाद मुझे भारतीय सेना ने ज्वाइन करने के लिए बोला, तो मुझे काफी खुशी हुई। फिर मैंने भारतीय सेना को ज्वाइन किया और उसके बाद से मैं अपना गेम में फोकस कर रहा हूं और भारतीय सेना मुझे जितनी फैसिलिटी और जो मुझे चाहिए और जो भारत सरकार सब कुछ मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं और मैं अपना पूरा मन लगा के मेहनत कर रहा हूं। नीरज जी, मैं आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को भी देख रहा हूं, आपके परिवार को भी मैं प्रणाम करता हूं। नीरज जी, मुझे ये भी बताया गया है कि आपको इंजरी हो गई थी, लेकिन फिर भी आप इस साल अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। आपने अपना मनोबल, अपनी प्रैक्टिस को, ये सब कैसे संभाले रखा? मैं मानता हूं सर कि जो इंजरी है वो एक स्पोर्ट्स का पार्ट है। तो जो मैंने 2019 में काफी मेहनत की थी, उस साल वर्ल्ड चैंपियनशिप आपको स्पोर्ट्स की इंजरी में भी स्पोर्ट्स पर स्पिरिट दिखता है सर, क्योंकि हमारा यही सफर है। कुछ साल का हमारा करियर होता है और हमको अपने आप को मोटिवेट करना होता है। तो मेरा 1 साल इसकी वजह से खराब हो गया था, क्योंकि मैंने तैयारी काफी की थी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए और एशियन चैंपियनशिप के लिए, लेकिन इंजरी की वजह से वो उसमें दिक्कत होगी। फिर मैंने अपना पूरा फोकस ओलंपिक पे किया और अब दोबारा से कम बैक किया अच्छे से। मैंने फर्स्ट कंपटीशन खेला, उसमें ही ओलंपिक क्वालिफाई कर दिया था। उसके बाद फिर कोरोना की वजह से ओलंपिक पोस्टपोन हो गया, तो फिर अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी सर, और फिर उसके बाद जो दोबारा से कंपटीशन खेले और फिर अपनी बेस्ट करके नेशनल रिकॉर्ड किया। और अभी भी सर पूरी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना अच्छा हो सके उतना बढ़िया करके आए ओलंपिक में। नीरज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं एक महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं। आपको अपेक्षाओं के बोझ तले दबने की जरूरत नहीं है। आप अपना 100% दीजिए, बस यही मिजाज, बिना किसी दबाव के पूरा प्रयास कीजिए। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके माता पिता को भी प्रणाम है। आइए द्युति चंद से बात करते हैं। द्युति जी नमस्ते। प्राइम मिनिस्टर नमस्ते। द्युति जी, आपके तो नाम का ही अर्थ है चमक। द्युति का मतलब ही होता है आभार, और आप खेल के जरिए
अपनी चमक बिखेर भी रही है। अब आप ओलंपिक में छा जाने के लिए तैयार हैं। इतनी बड़ी प्रतियोगिता तो आप कैसे देखती हैं? पहले तो आपको ये बता देती हूँ, मैं एक वीवर्स फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली में 6 सिस्टर 1 ब्रदर, मम्मी डैडी को मिला 9 मेंबर। जब मेरे घर में लड़की से लड़की पैदा होती रहती थी, गांव वाले ने मेरी मम्मी को हमेशा क्रिटिसाइज करते थे कि इतना लड़की क्यों पैदा कर रहे हैं। तो बहुत गरीब फैमिली थे, खाने के लिए भी डाइट नहीं था और मेरे पापा का इनकम भी बहुत कम ही था। मन में आपके माताजी पिताजी मेरे सामने हैं जी। तो मेरा मन में वही था कि मैं अच्छा खेलूंगी तो देश के लिए नाम रोशन करूंगी, गवर्नमेंट सेक्टर में मुझे जॉब मिल जाएगा और जॉब में जो पगार आएगा इसमें मैं फैमिली का सिचुएशन बदल सकती हूँ। तो आज स्पोर्ट्स के वजह से आज मैंने बहुत कुछ बदला है मेरी लाइफ को, मेरी फैमिली को। और मैं धन्यवाद दूंगी आपको और मेरे उनसे सीएम नवीन सर को, डॉक्टर अक्षय सामंत सर को, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। आपके उसकी टीम के माध्यम से मुझे बहुत कुछ मिला है। सीएम नवीन सर भी मुझे बहुत मदद किया है और किसका डॉक्टर सामंत सर भी मुझे सपोर्ट किया है। मेरा हमेशा मेरे लाइफ में तो कंट्रोवर्सी रहता है। आपके टीवी माध्यम से एक बार मदद से पता होंगे आपको कि कितना चैलेंज करके कितना दिक्कत करके मैं आज यहाँ तक पहुंची। मेरा मन में वही है, मैं जो साथ में ओलंपिक जाऊंगी, सेकंड ओलंपिक जाना, टोक्यो ओलंपिक रियल में भी पार्टिसिपेट किया था 36 ईयर के बाद 100 मीटर में पीटी समिति के बाद। अभी सेकंड टाइम ओलंपिक जा रही हूँ। मेरे साथ में हमेशा हिम्मत तो लेके जाऊंगी, मैं डरूंगी नहीं इधर, क्योंकि इंडिया का कोई है कमजोरी नहीं है। महिला आगे ही बढ़ते रहेगी इंडिया में और महिला लोग आगे ही बढ़ते के देश का नाम रोशन करेंगे। मैं जैसे हिम्मत के साथ ओलंपिक में खेलूंगी और देश के लिए मेडल लेने के लिए कोशिश करूंगी। दूती जी, आपकी वर्षों की मेहनत का फैसला कुछ ही सेकंड में होना होता है। हार और जीत में पलक झपकने भर की देर होती है। इसका सामना करना कितना मुश्किल होता है? बेसिकली 100 मीटर में देखने का तो आसान है, 10-11 सेकंड में खत्म हो जाता है, लेकिन इसको प्रिपरेशन करने में साल भर लग जाता है। बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। एक 100 मीटर भागने के लिए हमको 10 बार रिपीटेशन लगाना पड़ता है। बहुत सारा जिम एक्सरसाइज, बहुत सारा स्विमिंग पूल एक्सरसाइज करना पड़ता है और हमेशा चैलेंज की तरह लेना पड़ता है कि वो ब्लॉक स्टार्ट में थोड़ा सा गिर जाएंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई करके निकाल देंगे। तो हर चीज को ध्यान देकर हमको रनिंग करना पड़ता है। नर्वस तो रहता है मन में, डर भी आता है, लेकिन मैं हिम्मत के साथ लड़ाई करती हूँ। जैसे मेरा पर्सनल लाइफ में हिम्मत के साथ लड़ाई करके आ रही हूँ, तो ऐसे हमेशा 100 को हिम्मत के साथ चैलेंज के साथ लड़ाई करके मैं रनिंग करती हूँ और इसमें अच्छा टाइम भी करती हूँ और देश के लिए मेडल भी लाती हूँ। दूती जी, आपने देश के लिए बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। देश को उम्मीद है कि आप इस बार ओलंपिक पोडियम पर जरूर अपनी जगह बनाएंगे। आप निर्भीक होकर खेलों में भाग लीजिए। पूरा भारत अपने ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ है। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं और आपके माता पिता को विशेष प्रणाम। आइए अब हम आशीष कुमार जी से बात करते हैं। आशीष जी, नमस्कार। आपके पिता राष्ट्रीय स्तर के कबड्डी खिलाड़ी थे और आपके परिवार में कई खिलाड़ी रहे हैं। आपने बॉक्सिंग क्यों चुनी? सर, बॉक्सिंग जब मैं छोटा था तो सर हमारे घर पे माहौल खेल का था। तो मेरे फादर बहुत अच्छे प्लेयर रहे थे अपने टाइम में, तो वो चाहते थे कि मेरा बेटा भी बॉक्सिंग खेले। तो मेरे पास उस टाइम कबड्डी के कोर्स नहीं किया गया, लेकिन मेरे परिवार में मेरे भाई रेसलिंग खेलते थे और बॉक्सिंग खेलते थे, तो काफी अच्छे लेवल तक खेले हैं। तो मुझे भी इन दोनों में से किसी एक को पसंद करने के लिए कहा गया। मैं पतला था और ज्यादा गठीला नहीं था, तो उस वजह से मैंने सोचा कि रेसलिंग तो नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मुझे शायद बॉक्सिंग ही करनी चाहिए। तो वैसे सर जब झुकाव हुआ बॉक्सिंग की तरफ इसी तरीके से। आशीष जी, आपने कोविड से भी लड़ाई लड़ी है। एक खिलाड़ी के तौर पर आपके लिए कितना कठिन रहा? आपका खेल, आपकी फिटनेस प्रभावित ना हो, इसके लिए आपने क्या किया? और मैं जानता हूं आपने इस क्रूशियल टाइम में अपने पिताजी को भी खो दिया। ऐसे समय भी आपने इस
जो मिशन को लेके निकले थे उसमें जरा भी इधर उधर होने नहीं दिया। तो मैं जरूर आपके मन के भाव जानना चाहूंगा। जी सर, 25 दिन पहले, कंपटीशन के 25 दिन पहले मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से मैं काफी सदमे में था कि मैं इमोशनली भी बहुत हर्ट हो चुका था। काफी प्रॉब्लम जो है मुझे उस टाइम फेस करनी पड़ी। तो उस टाइम मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी वो फैमिली सपोर्ट की थी, और मुझे मेरे परिवार ने बहुत सपोर्ट किया। मेरे भाई, मेरी बहन और मेरे परिवार के सभी जनों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, और मेरे दोस्तों ने भी काफी मुझे बार बार मोटिवेट किया कि मुझे मेरे फादर का सपना पूरा करना चाहिए, जो जिस सपने की शुरुआत में, बॉक्सिंग की शुरुआत में जो उन्होंने सपना देखा था मेरे लिए। तो सर, सारा काम छोड़ के उन्होंने मुझे फिर से कैंप ज्वाइन करने के लिए कहा कि आप जाओ और जो फादर का आपका सपना है उसे पूरा कीजिए। तो सर, जब मैं स्पेन में था, जब मैं कोविड पॉजिटिव हो गया था, तो उस टाइम मुझे सिम्टम थे सर। तो कुछ दिन मुझे सिम्टम रहे वहां पे, लेकिन सर वहां पे फैसिलिटी थोड़ी मेरे लिए स्पेशल करवाई गई। और जो हमारे टीम डॉक्टर थे, डॉक्टर करण, जो उन्होंने, उनके साथ रेगुलरली कांटेक्ट में था मैं, और स्टाफ के साथ भी कांटेक्ट। तो प्रैक्टिस के लिए मेरे वहां पे स्पेशल जो है स्पेस जो है एक अवेलेबल करवाया गया था सर, जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता था, थोड़ी फिटनेस रखता था। लेकिन फिर भी सर काफी टाइम लग गया रिकवरी के लिए कोरोना से। तो रिकवरी के लिए काफी टका। फिर जब मैं वापस इंडिया आया सर, तो फिर जब मैं कैंप में रिटर्न हुआ, तो वहाँ पे मेरे कोचेज और सपोर्टिंग स्टाफ ने बहुत मेरी हेल्प की। धर्मेंद्र सिंह यादव मेरे कोच हैं, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की उन्होंने रिकवरी के लिए, और मेरी गेम में फिर से, मेरे रिदम में मेरे को फिर से वापस लाने के लिए। आशीष जी, आपके परिवारजनों को भी मैं प्रणाम करता हूं। और आशीष जी, आपको याद होगा सचिन तेंदुलकर जी एक बड़ी महत्वपूर्ण खेल खेल रहे थे, और उसी समय उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ था। लेकिन उन्होंने खेल को प्राथमिकता दी और खेल के माध्यम से अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। आपने भी वैसी ही कमाल की है। आपने आज अपने पिताजी को खोने के बावजूद भी देश के लिए, खेल के लिए पूरा मन वचन एक प्रकार से जुट गए हैं। आप सचमुच में, आपका उदाहरण बड़ा प्रेरक है। आप एक खिलाड़ी के तौर पर हर बार विजेता साबित हुए हैं। इसके साथ ही एक व्यक्ति के तौर पर आपने शारीरिक और भावनात्मक चुनौतियों दोनों पर विजय प्राप्त की है। आपसे पूरे देश को बहुत उम्मीद है। हमें विश्वास है कि ओलंपिक के प्लेटफॉर्म पर भी आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। आपके परिवारजन को भी मेरा प्रणाम है। धन्यवाद। आइए, हम सबका परिचित चेहरा है, परिचित नाम है, हम मैरी कॉम से बात करते हैं। मैरी कॉम जी, नमस्ते। प्रणाम। नमस्ते सर। आप तो ऐसी खिलाड़ी है जिनसे पूरा देश प्रेरणा लेता है। इस ओलंपिक दल में भी बहुत से खिलाड़ी ऐसे होंगे जिनके लिए आप स्वयं भी एक आदर्श रही है। अगर वो भी आपको फोन करते ही होंगे, और अगर फोन करते हैं तो आपको क्या पूछते हैं? सर, घर में सब मेरे लिए दुआ कर रहे हैं कि वो लोग, बच्चे लोग ज्यादा मेरे को मिस करता है सर। और मैं समझाती हूँ कि मामा देश के लिए, लड़ाई के लिए जा रही हूँ, और आप लोग घर में पापा का उसका जो भी बोल रहा है उसको फॉलो करना है, और घर में आप लोग प्यार से रहना है, बाहर नहीं निकलना है। कोविड की वजह से सर वो लोग भी बहुत घर में बोरिंग हो जा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, लेकिन इतना ओपन नहीं हो रहा है। बच्चे लोग का
खेल कूद बहुत पसंद करता है सर। दोस्त लोग खेलने में भी बहुत अच्छा करता है, अच्छा हो रहा है। लेकिन इस बार कोविड वजह से सारे दोस्त लोग से भी दूर हो रहे हैं। और मैं बोला ये मामले में हम लोग फाइट करना है, अच्छा रहना है और सुरक्षित रहना है, सेफ्टी रहना है। और मैं भी देश के लिए लड़ाई के लिए जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सुरक्षित रहो और मैं भी सुरक्षित रहे और देश के लिए अच्छा करने के लिए मैं कोशिश करती हूँ। यही बात होती है सर। रहे हैं, मेरे सामने दिख रहे हैं सब लोग। अच्छा, वैसे तो आप हर पंच में चैंपियन है, लेकिन आपका सबसे फेवरेट पंच कौन सा है? जॉब, हुक, अपरकट या कुछ और ये भी बताइएगा कि ये पंच क्यों आपका फेवरेट है? सर मेरा फेवरेट पंचेस तो ये मेरा स्ट्रांग साउथ पोल है, तो मेरा सबसे फेवरेट है सर। तो इसमें कोई भी लोग को मिस नहीं कर पाते हैं, लगना ही तो लगना ही है बस। मैं जानना चाहता हूं कि आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है? सर मेरा फेवरेट खिलाड़ी तो बॉक्सिंग में सर हीरो है, इंस्पिरेशन है, मोहम्मद अली है सर। उससे मेरे को इंस्पायर होके बॉक्सिंग चुना हूँ सर। मेरी कॉम जी, आपने बॉक्सिंग की करीब करीब हर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीत ली है। आपने कहीं कहा था कि ओलंपिक गोल्ड आपका सपना है। ये आपका ही नहीं, पूरे देश का सपना है। देश को उम्मीद है कि आप अपना और देश का सपना जरूर पूरा करेगी। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके परिवारजनों को प्रणाम है। आइए पीवी सिंधु जी से बात करते हैं। नमस्कार सर। सिंधु जी नमस्ते। सिंधु जी, मुझे बताया गया कि आप टोक्यो ओलंपिक से पहले ओलंपिक साइज कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहती थी। अब गोची बाउली में आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? गच्चीबावली में प्रैक्टिस बहुत अच्छा चल रहा है सर। मैं ये चूज किया क्योंकि अभी ओलंपिक स्टेडियम बहुत बड़ा है और वो एसी और वो शटल कंट्रोल करना बहुत होता है, तो इसीलिए मैं ये सोचा कि ठीक है, अगर वो अच्छा स्टेडियम है तो क्यों, वो अपॉर्चुनिटी है तो क्यों नहीं खेलूं करके फरवरी से उधर प्रैक्टिस कर रही हूँ सर। ऑब्वियसली मैं गवर्नमेंट से परमिशन लिया था सर। ऑब्वियसली ये पैंडेमिक के वजह से वो लोग इमीडिएटली परमिशन देके प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के लिए बोला था, तो मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू देम क्योंकि एज सून एज आई आस्क्ड परमिशन वो लोगों ने परमिशन दे दिया सर। तो इसीलिए मैं सोचा ठीक है, अगर अभी से स्टार्ट किया तो वो बड़ा स्टेडियम में खेलना तो टोक्यो जाने के बाद उतना मुश्किल नहीं होता है, आई गेट यूज्ड टू इट सो क्विकली, इसीलिए सर। आपके परिवारजन भी मेरे सामने हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। मुझे याद आता है कि गोपीचंद जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने रियो ओलंपिक के पहले आपका फोन ले लिया था, आपको आइसक्रीम भी खाना अलाउ नहीं किया था। क्या अभी भी आपके आइसक्रीम खाने पर पाबंदी लगी हुई है या कुछ छूट मिली है? सर ऑब्वियसली थोड़ा कंट्रोल करती हूँ सर, क्योंकि एक एथलीट के लिए डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है और अभी ओलंपिक्स है तो तैयारी कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली थोड़ा डाइट कंट्रोल तो करूंगी। तो आइसक्रीम उतना नहीं खाती हूँ सर, बस कभी कभी खाती हूँ। देखिए सिंधु जी, माता पिता दोनों खुद स्पोर्ट्स में रहे हैं और इसलिए मेरा मन करता है आज मैं उनसे भी एक बात जरूर करूंगा। आपको नमस्कार। आप ये बताइए, जब किसी बच्चे की रुचि खेल में जाने की हो तो कई पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे लोगों को ढेरों आशंकाएं रहती है। आप ऐसे सभी पेरेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
बस सर, पेरेंट्स ये जानना चाहिए कि अगर अपने बच्चे हेल्थ वाइज अच्छे होंगे तो सब कुछ बड़ा होगा, क्योंकि आप थोड़ा खेलेंगे तो आपका हेल्थ अच्छा होगा, ऑटोमेटिकली आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, हर इश्यूज में आप लोग आगे बढ़ेंगे और जरूर आप ऊपर आ सकते हैं। आप एक सफल खिलाड़ी के माता पिता हैं। अपने बच्चों को स्पोर्ट्स पर्सन बनाने के लिए कैसी पेरेंटिंग करनी होती है? सर, पेरेंटिंग तो फर्स्ट पेरेंट्स ही तो डेडिकेट करना चाहिए सर, क्योंकि उनको एंकरेज करना है। वी हैव टू मोटिवेट देम एंड आप तो जानते हैं गवर्नमेंट तो हर तरह से हर खिलाड़ी को सब फैसिलिटी दे रहे हैं। सो उसको हमारे बच्चों को समझाते हुए देश का नाम ऊपर करने के लिए बेटा मेहनत करना है और अच्छा नाम कमाना है करके हम उनको प्रोत्साहित करके हर जो भी बच्चों को हम ये पहले सिखाना है कि रेस्पेक्ट देना, जो भी है रेस्पेक्ट दो और उनका आशीर्वाद लो। सिंधु जी, आपके माता पिता ने आपको विश्व चैंपियन बनाने के लिए बहुत त्याग किए हैं, उन्होंने अपना काम कर दिया है। अब आपकी बारी है, आप खूब मेहनत कीजिए और मुझे विश्वास है कि इस बार भी आप जरूर सफल होगी। और जब सफलता के बाद मेरा मिलना होता ही आप लोगों से, तो मैं भी आपके साथ आइसक्रीम खाऊंगा। आइए, नमस्कार जी, एला से बात करते हैं। एला, नमस्ते। नमस्ते सर। केम छो? एला હવે ગુજરાતી બોલે છે કે નહીં? हाँ सर, થોડુંક આવડે છે મને। एला, मुझे बताया गया कि आप पहले एथलेट्स में जाना चाहती थी, फिर ऐसा क्या ट्रिगर कर गया कि आपने शूटिंग को अपना लिया? सर, मैंने एक्चुअली काफी सारे स्पोर्ट्स ट्राई किए थे शूटिंग के पहले। मुझे बचपन से ही स्पोर्ट्स बहुत ही पसंद था, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, जूडो वगैरह ट्राई किया था। लेकिन जब मैंने शूटिंग शुरू किया तब मुझे एक बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट मिला था इस गेम में, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा स्टेडी रहना होता है, बहुत ज्यादा कामनेस चाहिए होता है। तो सर बस वो जो कामनेस चाहिए थी वो थी नहीं मेरे पास, तो आई वाज लाइक कि ठीक है, इससे ही बहुत कुछ सीखने मिलेगा मुझे इस गेम से। तो उसी से सर बहुत ज्यादा लगाव हो गया गेम से। अभी मैं दूरदर्शन पे एक कार्यक्रम देख रहा था, उसमें मैं आपके माताजी पिताजी को सुन रहा था और वो संस्कार धाम में आपने इसका प्रारंभ किया था, इसका पूरा वर्णन कर रही थी और वहां का बड़ा गर्व के वहीं जाकर के वो आपको याद कर रही थी। अच्छा, स्कूल से ओलंपिक तक बहुत सारे युवा आपकी इस जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, मैं मणिनगर का एमएलए था और आप मणिनगर में रहते हैं, और जब मैंने खोखरा में मेरे असेंबली सेगमेंट में सबसे पहले स्पोर्ट एकेडमी शुरू की तो तुम लोग आप लोग खेलने आते थे, तब तो जो बच्ची थी, और आज मुझे तुम्हें देखने के बाद बड़ा गर्व होता है। तो बताइए कुछ अपनी बात। सर, मेरी शूटिंग की प्रोफेशनल जर्नी संस्कार धाम से ही शुरू हुई थी। मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, तो मॉम डैड का ही कॉल था कि ठीक है आप स्पोर्ट्स ट्राई करके देख लीजिए, अगर आपको इतना इंटरेस्ट है तो कर लीजिए करके उन्होंने बोला था। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात और गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी से जो MOU साइन हुआ था सर, तो संस्कार धाम ने उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्कूल स्टार्ट किया था। तो पढ़ाई भी उधर ही होती थी, पूरा दिन हमारा ट्रेनिंग भी उधर ही होता था सर। तो सर वो जर्नी काफ़ी अच्छी रही है, क्योंकि वहीं से मैंने स्टार्ट किया और अब जब मैं ओलंपिक्स, मेरी फर्स्ट ओलंपिक्स के लिए जा रही हूँ सर, तो बहुत प्राउड फील होता है कि इतने लोगों की मदद, इतने लोगों ने मेरे इतना सपोर्ट किया, मोटिवेट किया और हमेशा गाइड किया है सर। तो काफ़ी अच्छा लगता है सर। एला, अभी आप ग्रेजुएशन कर रही हैं, शूटिंग कैरियर और एकेडमिक्स को आप कैसे बैलेंस करती हैं? सर, मैं तो इसके लिए मेरी यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी जो है, और हमारे कॉलेज भवन आर्ट्स कॉलेज को थैंक्स करना चाहूँगी, क्योंकि सर एक भी टाइम ऐसा नहीं था कि जब उन्होंने मुझसे बोल दिया हो कि नहीं आपको कंपलसरी आके ये चीज़ करनी पड़ेगी। उन्होंने मुझे इतनी छूट दी थी। मेरे लिए एग्ज़ाम्स भी वो लोग स्पेशल अरेंज करवा देते थे, मेरे लिए मेरे सेमिनार्स अलग से रखवा देते थे सर। तो काफ़ी सपोर्ट किया है सर, मेरी पूरी जर्नी में उन लोग ने काफ़ी सपोर्ट किया है और स्कूल ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है सर। एला, आपकी जनरेशन
एम्बिशियस भी है और मैच्योर भी है। आपने इतनी कम उम्र में विश्व स्तर पर सफलता प्राप्त की है। ऐसे में देश को उम्मीद है कि खेल के सबसे बड़े मंच पर भी आप इसी यात्रा को जारी रखेंगी। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके माताजी पिताजी को भी मेरा प्रणाम है। वणक्कम। आइए हम सौरभ चौधरी से बात करते हैं। नमस्कार सर। सौरभ जी नमस्ते। आपने इतनी कम उम्र में ही ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कैसे और कब आपका ये मिशन शुरू हुआ? सर 2015 में मैंने शूटिंग अपना स्टार्ट किया था। हमारे पास के गांव में ही एक शूटिंग एकेडमी है, वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया। मेरी फैमिली ने भी काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। उन्होंने खुद ही कहा कि जब तुझे इतना पसंद है तो ट्राई करना चाहिए। तो मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे मैंने ट्राई किया। फिर मुझे अच्छा लगने लगा, धीरे धीरे करते गया और जैसे जैसे धीरे धीरे करते गए ऐसे ऐसे रिजल्ट अच्छा आता गया और रिजल्ट अच्छे आते गए। भारत सरकार हमारी मदद करती गई, तो आज हम यहाँ पर हैं सर। देखिए आपके परिवारजन भी बड़े गर्व के साथ आज मुझे दर्शन हो रहे हैं उनके भी कि भाई देखिए सौरभ क्या कमाल करेगा। सब उनकी आंखों में बड़ा बड़े सपने दिखाई दे रहे हैं। देखिए सौरभ, मेहनत के साथ साथ शूटिंग में मानसिक एकाग्रता की भी बहुत जरूरत होती है। इसके लिए आप योग वगैरह करते हैं या कुछ और तरीका आपका है जो मुझे भी जानने में खुशी हो और देश के नौजवानों को भी जानने में खुशी होगी? सर मेडिटेशन करते हैं, अपना योगा करते हैं सुबह। और सर शांत रहने के लिए ये तो हमें आपसे जानना चाहिए कि आप इतने बड़े मतलब पूरे हिंदुस्तान को संभाल रहे हो, तो आप उसके लिए क्या करते हो? अच्छा सौरभ, ये बताइए आपके दोस्त, आपके साथी आपके पास आते हैं कि आपके साथ सेल्फी क्लिक करनी है, तो आपको क्या लगता है? पहले तो नहीं करते होंगे। नहीं, जब मैं घर पर जाता हूँ तो हमारे गांव में पड़ोस में मेरे जो दोस्त है वो आते हैं, वो सेल्फी लेते हैं। मेरे जो पिस्टल है उसके साथ सेल्फी लेते हैं, काफी अच्छा लगता है। देखिए सौरभ, मेरी बातों से लग रहा है कि आप बहुत ही फोकस है, जो आप जैसे युवा के लिए बहुत अच्छी बात है। शूटिंग में भी इसी फोकस और स्थिरता की जरूरत है। आपको तो अभी बहुत लंबी यात्रा करनी है, देश के लिए कई मुकाम हासिल करने हैं। हम सभी को विश्वास है कि आप ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और भविष्य में भी बहुत आगे आएंगे। आपको और आपके परिवारजनों को मेरा प्रणाम। आइए हम शरद कमल जी से बात करते हैं। शरद जी नमस्ते। नमस्ते सर। शरद जी, आपने 3 ओलंपिक्स में भाग लिया है। आप तो बड़े जाने माने खिलाड़ी हैं। आप उन युवा खिलाड़ियों को क्या सुझाव देंगे जो पहली बार ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? इस बार जो ओलंपिक्स होने वाली है ये काफी एक नया सिचुएशन में हो रही है, बल्कि ये कोविड-19 के टाइम में हो रही है। तो पिछले 3 जो ओलंपिक्स था, इस ऐसे अनुभव कुछ भी नहीं था जहां पे हमारा कंसंट्रेशन पूरी स्पोर्ट से हटके जो हमारी सेफ्टी के लिए है, जो प्रोटोकॉल्स मेंटेन करना है, उस पर ध्यान चले। मगर इस बार स्पोर्ट्स के अलावा हमें बाकी कुछ में भी ध्यान देना पड़ रहा है। तो मैं यही बोलूंगा कि जो नए जा रहे हैं पहले ओलंपिक्स में, हाँ, जाने से पहले हमें इट इज मतलब स्पोर्ट्स ओलंपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम अगर हम प्रोटोकॉल्स और ये सही नहीं मेंटेन करते हैं तो हम गेम से ही बाहर हो सकते हैं। सो वी हैव टू मेंटेन वो प्रोटोकॉल्स, और वंस जैसे हम ओलंपिक्स चले जाते हैं तो हमारा पूरा ध्यान हमारा स्पोर्ट में होना चाहिए। तो जब तक हम जाएंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे कि स्पोर्ट में भी रखते हैं और अपना प्रोटोकॉल्स में भी रखते हैं, मगर जैसे वहां पे चले गए, कंप्लीट फोकस ऑन अपना स्पोर्ट के लिए। शरद जी, आपने जब खेलना शुरू किया था तब और अब आपको लगता है कि टेबल टेनिस को लेकर कुछ बदलाव आए हैं? स्पोर्ट्स से जुड़े सरकारी डिपार्टमेंट्स के अप्रोच में आपने कुछ बदलाव महसूस किया है? बहुत सारे फर्क हुए हैं सर। जैसे 2006 में जब मैं पहली बार
कॉमनवेल्थ के मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। और अब की बात 2018 में जब हम सब मिलके गोल्ड मेडल जीते, जैसे मनिका बत्रा ने भी जीती थी, मतलब 2 फर्स्ट विमेन फीमेल इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर टू विन गोल्ड मेडल्स, तो उन्होंने 2 जीते, हमने भी मेन में 1 जीते, और 8 मेडल जब आए, वो 2006 की और 2018 में बहुत फर्क थी। मेन थिंग यही था कि स्पोर्ट्स एक प्रोफेशनल फील्ड बना था। जब 2006 में तब मैं जीता था, तब स्पोर्ट्स में उतना प्रोफेशनलिज्म नहीं थी। हाँ, वो इंडस्ट्री एकदम तब भी वो एक्स्ट्रा करिकुलर, मतलब पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, स्पोर्ट्स एक साइड लाइन थी। मगर अभी ऐसे नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, पूरा गवर्नमेंट इज गिविंग लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत सारा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम जो अपॉर्चुनिटीज अभी है एक करियर बनाने में, एक प्रोफेशनल बनने में,